हेलो दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख बायोलॉजी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो बिलोंग करता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के यूनिट से, और टॉपिक का नाम है शूनिक-हेज-हॉज WNT पाथवे और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा सिग्नलिंग के पाथवे के बारे में। टॉपिक के साथ हम कुछ पुराने क्वेश्चन भी देखते हैं और टॉपिक को साथ ही साथ कवर भी करते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जो 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, जो पहला सवाल है आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द करेक्ट पेयरिंग ऑफ लिगैंड विद द रिसेप्टर। एक साइड में हमें दिए गए कुछ लिगैंड मॉलिक्यूल और दूसरी साइड में हमें दिए गए यहाँ पे उस लिगैंड के रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स, और कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है ये हमें पूछा गया है। सेक्शन सी का ये सवाल है, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है और हमेशा इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। देखिए कि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एक ग्रोथ फैक्टर है, और जब भी कोई ग्रोथ फैक्टर होता है ना, ग्रोथ फैक्टर के लिए रिसेप्टर कौन काम करते हैं, वहाँ पे रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस वहाँ पे काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ठीक है, फर्स्ट का पेयर किसके साथ आ रहा है, फर्स्ट का पेयर आ रहा है सी के साथ पेयर बन रहा है। ठीक है, ओके। हेज-हॉज जो प्रोटीन होता है जिसके लिए हमें पता है कि वहाँ पे एक रिसेप्टर होता है, और उस रिसेप्टर का नाम है पैच रिसेप्टर, और वहाँ पे एक को रिसेप्टर भी होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे डिटेलिंग में। तो ठीक है, सेकंड के लिए कौन पेयर बनेगा, यहाँ पे सेकंड के साथ पेयर आएगा हमारा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, नाउ और बचता है अभी एक ही क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन कि WNT यहाँ पे जो विंगलेस होता है, विंगलेस का जो रिसेप्टर होता है तो होता है फ्रिजल रिसेप्टर। ठीक है, तो चलो अभी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तीन को कॉम्बिनेशन हमारे पास बन रहा है किसके साथ, ठीक है, एक का कॉम्बिनेशन आ रहा था सी के साथ, सेकंड का कॉम्बिनेशन आ रहा था ए के साथ, और थर्ड का कॉम्बिनेशन आएगा बी के साथ। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर एक में ए तो सी के साथ दिया है, सेकंड भी ठीक है किसके साथ दिया है यहाँ पे, हाँ सेकंड ए के साथ दिया है, और थर्ड के साथ कौन दिया है यहाँ पे, बी को दिया है। तो शायद यही हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ तो फिर से एक बार देखते हैं क्या FGF रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साथ बाइंड हो रहा है। एक का जोड़ी सी के साथ ये करेक्ट आ रहा है, दूसरा हेज-हॉज किसके साथ जा रहा है, पैच के साथ जा रहा है। ठीक है, तो ये ए सेकंड के साथ जा रहा है, ये भी सही, और बचा हुआ ये ऑप्शन है। ठीक है, बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके दोस्तों, अभी पढ़ते हैं कुछ, ठीक है, डिटेलिंग में FGF के बारे में। देखिए FGF ठीक है, एक नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम में आने वाला एक प्रोटीन है, जो हमेशा कुछ अदर प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, कि जैसे कि हेपेरिन के साथ। एक्चुअली हेपेरिन तो प्रोटीन नहीं है, एक मतलब क्या है कि हेटेरोपॉलीसैकेराइड हमें पता है कि एक ब्लड एंटीकोएगुलेंट प्रोटीन भी, मतलब फैक्टर भी होता है हेपेरिन, और हेपेरिन सल्फेट के साथ भी ये बाइंड होता है। ठीक है, कि ह्यूमन में डेवलपमेंट एंड मॉर्फोजेनेसिस के लिए FGF सिग्नलिंग करता है। वहाँ पे मेजरली डेवलपमेंट ऑफ कार्टिलेज एंड मॉर्फोजेनेसिस ऑफ कार्टिलेज के लिए वो काम में आता है। जैसे कि ह्यूमन में FGF20 जो प्रोटीन होता है, FGF20 प्रोटीन जो सिमिलर होता है जीनोपस के FGF20 के साथ। ठीक है, और कुछ बात करते हैं FGF के बारे में। FGF माइटोजन ठीक है का भी रोल प्ले करता है, जैसे कि माइटोसिस को इंड्यूस करवाना, सेल का प्रोलिफरेशन करना, ये उनके रोल होते हैं। जब भी FGF बाइंड करता है वहाँ पे, तो कुछ पाथवे वहाँ पे इंड्यूस होते हैं, और उस जब भी पाथवे एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये काम हो सकता है। ठीक है, नाउ कि मेसोडर्म का इंडक्शन करना, ये भी रोल होता है। ठीक है, ठीक है, जर्म लेयर हमें जो पता है मेसोडर्म, उसका इंडक्शन करवाना ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, तो ये काम भी FGF करवाता है। और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पैटर्निंग में भी ये काम में आता है, न्यूरल इंडक्शन में भी ये काम में आता है।
ठीक है। एंजियोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है ना नए ब्लड सेल का मतलब ब्लड वेसल का फॉर्मेशन करने के लिए ड्यूरिंग कैंसर डेवलपमेंट, उसके लिए भी काम में आता है, ठीक है, एफजीएफ का सिग्नलिंग। और जब कोई वुंड हीलिंग करनी होती है उसके काम में भी मतलब उसके फंक्शन में भी काम करता है एफजीएफ का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। एफजीएफ अपने रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करता है ना, वहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के पाथवे एक्टिवेट हो सकते हैं, जैसे कि रास का पाथवे भी एक्टिवेट हो सकता है, रास प्रोटीन का। उसके बाद एकेटी प्रोटीन का भी पाथवे एक्टिवेट होता है, और डायसाइल ग्लिसरॉल एंड IP3 का पाथवे भी वहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। ये देखिए 3 पाथवे एक्टिवेट हो सकते हैं, जैसे कि रास पाथवे, एकेटी पाथवे और डैग एंड IP3 पाथवे भी वहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है। हम किसकी बात करें? एफजीएफ प्रोटीन के बारे में हम बात करें। किसके बारे में बात करें? एफजीएफ के बारे में, ठीक है। ये देखिए जब रास पाथवे वहाँ पे एक्टिवेट होगा ना, ठीक है, तो सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन होगा। जब एकेटी पाथवे एक्टिवेट होगा तो ये सेल के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और सेल का फेट डिटरमाइन करने के लिए भी ये पाथवे इंपॉर्टेंट होता है। और जब डैग एंड IP3 का पाथवे एक्टिवेट होगा तो हमें पता है कि ये डायसाइल ग्लिसरॉल एक सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल है जो PIP2 से आ जाता है, जैसे कि PLC एंजाइम उसे ठीक है डैग एंड IP3 में कन्वर्ट करवाता है, ठीक है। और जो डैग आता है ना, डैग PKC को एक्टिवेट करेगा, वो जाके आगे सिग्नलिंग कराएगा, ठीक है। और IP3 जब एक्टिवेट होता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जाके वो ठीक है कुछ रिसेप्टर को बाइंड करेगा और वहां से कैल्शियम को सेल साइटोप्लाज्म में लेके आएगा और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, ठीक है। डैग और IP3 का पाथवे जब भी काम करता है तो वहाँ पे क्या फंक्शन होने चाहिए? तो वहाँ पे फंक्शन होते हैं सेल का माइग्रेशन होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वहाँ पे, और सेल सेल एडिशन में ये काम में आता है, ठीक है। तो एक छोटा सा पाथवे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बनाया एक स्क्रीन, ठीक है। ये देखिए मान लीजिएगा कि कोई एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक प्रोटीन है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, उसके ऊपर जो कोन आके बाइंड कर रहा है, यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर आके बाइंड कर रहा है, और ये ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, हम मान लेते हैं कि एफजीएफ प्रोटीन है, ठीक है, और यहाँ पे अपने रिसेप्टर को आके बाइंड कर रहा है। जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल रिसेप्टर को आके बाइंड करेगा, रिसेप्टर में कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं और वहाँ पे ऑटो फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी भी इंड्यूस हो जाती है, ठीक है, क्रॉस ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है। उसके बाद क्या होता है कि जीआरबी प्रोटीन आके किसे बाइंड करता है? फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को आके बाइंड करेगा। कौन? जीआरबी प्रोटीन। एक्चुअली जीआरबी कौन होता है? ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन होता है। कौन होता है ये? ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। जो देखिए यहाँ पे भी CSR में क्वेश्चन पूछा गया था कि जब GRB2 अपने फॉस्फोराइलेटेड ठीक है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर को बाइंड करता है ना, तो यहाँ पे कौन सा डोमेन हो सकता है? तो ये डोमेन आपको हमेशा याद रखना है कि SS2 डोमेन होता है। कौन सा डोमेन होगा यहाँ पे? SS2 डोमेन होता है, ठीक है। और ठीक है जैसे GRB2 प्रोटीन, ठीक है, फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर को बाइंड करेगा, उसके बाद GRB को कौन बाइंड करता है वहां पे? सॉस प्रोटीन, सन ऑफ सेवन लेस के नाम से इसे पहचाना जाता है। इन दोनों के बीच में जो ठीक है वहां पे जो डोमेन होता है ना, उसे हम SS3 डोमेन कहते हैं, ठीक है। कौन सा डोमेन होता है वहां पे? SS3 डोमेन हम कहते हैं, ठीक है। जब GRB2 एंड सॉस एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं तो वहां पे जो रास इनएक्टिव फॉर्म में होता है, रास को जब GDP बाइंड होता है ना, तो रास विद GDP एक इनएक्टिव कन्फर्मेशन में प्रोटीन होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे दोनों जब यहाँ पे बाइंड करेंगे तो वहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का एक्टिवेशन होता है। गोनोसाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का एक्टिवेशन होता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर क्या करेगा कि GDP को रास से निकाल देगा, यहाँ से GDP को क्या करेगा? वो रास से हटा देगा और वहां पे किसकी बाइंडिंग करेगा? GTP प्रोटीन का वो बाइंडिंग कर देगा। किसकी बाइंडिंग करेगा? वो GTP का बाइंडिंग वहां पे कर देगा। जब भी रास का GDP रिमूव होकर वहां पे GTP बाइंड होता है तो रास एक्टिव फॉर्म में चला जाता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे और एक बात है कि रास का एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन भी हो सकता है। जो एक्टिवेटेड रास है जो डीएक्टिवेटेड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, और उसके लिए एक जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन यहाँ पे काम आता है उसका नाम है गैप प्रोटीन। नाम क्या है उसका? गैप प्रोटीन, ठीक है।
मतलब कि जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, मतलब ये किस चीज के लिए यूज कर दिया जाता है, रिवर्स साइकिल के लिए, मतलब प्रोसेस के लिए इसका यूज कर दिया जाता है। ठीक है, अब बारी है कि एक्टिवेटेड रास किसके साथ बाइंड करेगा, रैफ प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। एक्टिवेटेड रास जो मेम्ब्रेन में एंकरेज शो कर रहा है, ये किसके साथ बाइंड करेगा, रैफ प्रोटीन के साथ ये बाइंड करेगा। ठीक है, किसके साथ बाइंड करेगा, रैफ, रैपिड एक्सेलेटेड फाइब्रोसार्कोमा नाम से इसे पहचाना जाता है, रैपिड एक्सेलेटेड, ठीक है, फाइब्रोसार्कोमा। अब ये दोनों का एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद रैफ क्या करेगा, MEK प्रोटीन को एक्टिवेट कराएगा, रैफ MEK प्रोटीन को एक्टिवेट कराएगा। ठीक है, जैसे हम ठीक है काइनेज के नाम से भी पहचानते हैं, और रैफ को ट्रिपल काइनेज के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ये होता है रैफ, और उसके बाद जो प्रोटीन यहाँ पे मेक नाम से पहचान जाता है, जिसे हम काइनेज भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए जिसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इनएक्टिव फॉर्म में होगा, और जैसे ही रैफ इसके ऊपर फॉस्फोराइलेट करवाएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। मेक विद द फॉस्फेट विल बी एक्टिव, एक्टिवेटेड मेक विल एक्टिवेट ERK, जिसे हम काइनेज बोलते हैं। ठीक है, देखिए ERK के ऊपर भी क्या होगा वहां पे, ठीक है, कि सेरीन थ्रेओनीन अमीनो एसिड के ऊपर फॉस्फोराइलेशन हो सकता है और वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेटेड ERK विल एंटर इनटू द सेल न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म से उसका मूवमेंट कहाँ पे होना चाहिए, न्यूक्लियस में होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब भी रास पाथवे एक्टिवेट होता है तो कौन सा ठीक है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है, तो यहाँ पे जवाब आएगा ERK, फॉस्फोराइलेटेड ERK विल एंटर इनटू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जाके क्या करेगा, ELK1 को फॉस्फोराइलेट करके उसको एक्टिवेट कराएगा, और वहां पे जो भी जीन ठीक है जीन होते हैं वहां पे उनका ट्रांसक्रिप्शन भी वहां पे एक्टिवेट कर दिया जाता है। और जैसे ही रास्ता पाथवे एक्टिवेट होता है और जीन से वहां पे RNA से प्रोटीन बनना शुरू होता है, वही प्रोटीन सेल प्रोलिफरेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन में काम करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। किस चीज के बारे में बात कर दी हमने, रैफ के बारे में बात कर दी। देखिए इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं हम एक दूसरे प्रोटीन के बारे में जिसका नाम है हेज-हॉज प्रोटीन, और उसे पहचाना जाता है सोनिक हेज-हॉज के नाम से। ठीक है, देखिए सोनिक हेज-हॉज इज एक्सप्रेस्ड इन एम्ब्रियोनिक टिश्यू। एक्चुअली ये एम्ब्रियोनिक टिश्यू में मतलब बहुत सारे एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो होते हैं वहां पे उनमें एक्सप्रेस कर दिया जाता है इसका जीन सोनिक हेज-हॉज का। ठीक है, हमें पता है कि इट इज इन्वॉल्व इन ठीक है क्रिटिकल पैटर्निंग ऑफ द डेवलपमेंट में ये इन्वॉल्व होता है, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट, सोमाइट्स का फॉर्मेशन और लिम्ब का फॉर्मेशन। ठीक है, इनके फॉर्मेशन के लिए सोनिक हेज-हॉज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है वहां पे। मतलब क्या है कि हेयर का फॉर्मेशन करना, फोरगट का फॉर्मेशन करना, टूथ एंड बोन का डेवलपमेंट करना, इनके डेवलपमेंट में भी ठीक है सोनिक हेज-हॉज का रोल होता है। और हमें पता है कि ठीक है ये रेगुलेट करते हैं न्यूरल सेल्स और हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल को भी रेगुलेट करते हैं, उनका फेट डिटरमाइन करवाते हैं। ठीक है, देखिए अब हम ठीक है और कुछ इनके ठीक है टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। सोनिक हेज-हॉज के 3 मेन डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि इंडियन हेज-हॉज, दूसरा सोनिक हेज-हॉज, और तीसरा हेज-हॉज प्रोटीन के 3 टाइप, सोनिक हेज-हॉज, इंडियन हेज-हॉज और डेजर्ट हेज-हॉज के नाम से भी उन्हें पहचाना जाता है। और एक पाथवे हेज-हॉज प्रोटीन के बारे में उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हेज-हॉज प्रोटीन का जो रिसेप्टर होता है ना वो होता है पैच रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर होता है, एक पैच रिसेप्टर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेम्ब्रेन में जो स्पैन कर रहा है, सेवरल टाइम मेम्ब्रेन को स्पैन करने वाला जो प्रोटीन का रिसेप्टर है जिसे हम पैच रिसेप्टर भी कहते हैं। ठीक है, पैच रिसेप्टर के साथ वहाँ पे और एक रिसेप्टर होता है वहाँ पे जिसे हम SMO रिसेप्टर भी कहते हैं। कौन सा रिसेप्टर, SMO रिसेप्टर भी हम बोलते हैं, इसका नाम है स्मूथ एंड ठीक है प्रोटीन। क्या है कि अगर वहाँ पे हेज-हॉज प्रोटीन एब्सेंट होता है ना, सोनिक हेज-हॉज के एब्सेंस में, ठीक है,
पैच तो पैच एक्टिवेट रहेगा, मतलब पैच किसको इनिबिट करा के रहेगा, स्मूथ एंड प्रोटीन को मतलब ये इनिबिट कराएगा। अगर स्मूथ एंड इनिबिट होता है एसएमओ प्रोटीन तो वहाँ पे क्या होता है कि जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल होता है ना, वहाँ पे उसको कुछ प्रोटीन बाइंड होते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन यहाँ पे हमें ठीक है दिखाई देता है, इसका नाम है सीआई प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? सीआई प्रोटीन। कुछ फ्यूज काइनेज के साथ और कुछ सप्रेसर प्रोटीन के साथ और कोस्टल प्रोटीन के साथ वहाँ पे साइटोस्केलेटल ठीक है माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन के साथ वो बाइंड होता है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। अभी सिग्नलिंग, एक मिनट, हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन ठीक है माइक्रोट्यूब्यूल के साथ बाइंड होते हैं और यहाँ पे इंपोर्टेंट प्रोटीन जो होता है ना वो सीआई प्रोटीन होता है। देखिए सिग्नल के एब्सेंस में क्या होता है कि स्मूथ एंड भी इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, जिसको रिप्लेस करवाता है कौन? पैच रिसेप्टर उसको रिप्लेस करवाएगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो एक सीआई प्रोटीन होता है ना, ठीक है, एसएमओ प्रोटीन का इनएक्टिवेशन होने से सीआई प्रोटीन ठीक है प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज में जाता है और उसका एक फ्रैगमेंट जाके कहाँ पे बाइंड करेगा, ठीक है, जीन के ऊपर न्यूक्लियस में जाके बाइंड करेगा। जैसे ही ये ठीक है सीआई प्रोटीन का एक फ्रैगमेंटेड पार्ट होता है ना, वो जाके बाइंड करेगा तो ठीक है ये फ्रैगमेंट इनकम्प्लीट होने की वजह से कुछ कोरिप्रेसर प्रोटीन वहाँ पे आएंगे और उसको ठीक है बाइंड करेंगे और जीन का ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? इनिबिट कर दिया जाता है। ये देखिए सोनिक हेजॉज के एब्सेंस में, सोनिक हेजॉज के एब्सेंस में वहाँ पे ठीक है पैच रिसेप्टर एसएमओ को रिप्लेस कराएगा। इसका रिप्लेस होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे सीआई प्रोटीन का प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होगा और क्लीवेज होने के बाद वो जो फ्रैगमेंट होता है ना वो जाके न्यूक्लियस में सीक्वेंस के ऊपर बाइंड करेगा सोनिक हेजॉज रिस्पॉन्स एलिमेंट के ऊपर। और अगर वो बाइंड होता है और इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर होता है ना वो तो ठीक है फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर, तो उसको को रिप्रेसर जाके बाइंड करेगा और जीन का ट्रांसक्रिप्शन वहाँ पे इनिबिट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर सोनिक हेजॉज प्रेजेंट होता है तो क्या होगा। जैसे ही हेजॉज प्रोटीन अपने रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड करता है जिसका नाम है पैच रिसेप्टर, ठीक है। सो पैच रिसेप्टर ठीक है जो रिप्लेस कर रहा था किसको? स्मूथ एसएमओ प्रोटीन को रिप्लेस कर रहा था, तो अभी रिप्लेस नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि एसएमओ एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एसएमओ प्रोटीन एक्टिवेट होता है ठीक है तो वहाँ पे जो कोस्टल प्रोटीन होता है और जो प्रोटीन की असेंबली होती है ना, पूरे सारे प्रोटीन ये माइक्रोट्यूब्यूल साइटोस्केलेटल प्रोटीन को छोड़ के निकल जाएगा। तो क्या होगा कि जैसे ये कंप्लीट प्रोटीन जाके कहाँ पे बाइंड करेगा? जीन सीक्वेंस के ऊपर, रिस्पॉन्स एलिमेंट के ऊपर जाके बाइंड करेगा और वहाँ पे उसके साथ कुछ को एक्टिवेटर प्रोटीन भी हो गए और इनके साथ ये जीन को ट्रांसक्राइब करवाएगा और सोनिक हेजॉज के प्रेजेंस में जो भी जीन्स वहाँ पे आनी चाहिए वो आएंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट, सोमाइट्स का फॉर्मेशन, लिम्ब का डेवलपमेंट, ये सारी चीजें वहाँ पे अब होना शुरू हो जाएगा। तो बात करते हैं ऑप्शन 3 के बारे में, जिसमें हमें दिखाई देता है कि एक प्रोटीन जिसका नाम है WNT प्रोटीन, ठीक है। ये देखिए W अगर आप वेडनेसडे के साथ जोड़ देते हो वहाँ पे और FRI फ्रिजल का फ्राइडे के साथ जोड़ते हैं तो वेडनेसडे के बाद आता है तो फ्राइडे, तो ऐसे एक हिंट से भी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। वेडनेसडे और फ्राइडे को याद रख सकते हो। हाँ, WNT का एक रोल होता है जो कार्सिनोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि माइस में ब्रेस्ट कैंसर के डेवलपमेंट में ये पाया जाता है और ह्यूमन में प्रोस्टेट कैंसर में भी ये पाया जाता है, एज वेल एज डायबिटीज सेकंड के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो WNT प्रोटीन पैराक्राइन सिग्नलिंग एज वेल एज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग को भी फॉलो करता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये बॉडी एक्सिस को पैटर्निंग करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद सेल फेट स्पेसिफिकेशन में इसका काम है, सेल प्रोलिफरेशन में भी इसका रोल होता है और सेल माइग्रेशन को भी ये ठीक है मतलब सेल माइग्रेशन में भी ये इन्वॉल्व होता है। जैसे कि कुछ ऑर्गन के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है, जैसे कि बोन का फॉर्मेशन हो, हार्ट का फॉर्मेशन हो, मसल का फॉर्मेशन हो, इसमें भी ये इन्वॉल्व होता है। एज वेल एज ये टिश्यू रीजनरेशन में भी इन्वॉल्व होता है, जैसे कि टिश्यू ऑफ बोन मैरो, स्किन, इंटेस्टाइन, इनके रीजनरेशन में भी ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है।
ओके अभी अब बात करते हैं कि WNT सिग्नलिंग पाथवे के बारे में। WNT जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जिसका एक रिसेप्टर होता है उसका नाम है फ्रिजल रिसेप्टर। नाम क्या है रिसेप्टर का? फ्रिजल रिसेप्टर। एक मेम्ब्रेन आपको दिखा होगा कि सेल का मेम्ब्रेन नहीं है और मेम्ब्रेन में ये रिसेप्टर आप देख पाओगे। ठीक है, ठीक है, मल्टीपल टाइम मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन है ये, और उसका एक को रिसेप्टर होता है साथ में जिसका नाम है LRP रिसेप्टर। एग्जाम में इसके बारे में भी बहुत डिस्कशन होता है। ठीक है, LRP। ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिलेटेड प्रोटीन भी उसे बोलते हैं LRP को। ठीक है, अब देखते हैं कि जब सिग्नल एब्सेंट होता है तो क्या होगा वहां पे। इन एब्सेंस ऑफ सिग्नल की ठीक है, डिश इवेल्ट जो प्रोटीन होता है सेल के साइटोप्लाज्म में वो इनएक्टिव रहेगा। डिश इवेल्ट इनएक्टिव रहेगा। अगर डिश इवेल्ट इनएक्टिव रहेगा तो वहां पे ठीक है कि हमें पता है कि जो एक्सिन प्रोटीन होता है एक रिप्रेसर, मतलब यहाँ पे एक रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना होता है जिसमें एक्सिन प्रोटीन, APCC प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है और GSK3 बीटा प्रोटीन भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। उसके साथ वहाँ पे एक अनस्टेबल प्रोटीन जिसका नाम है बीटा कैटेनिन। इस पाथवे में हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके। क्या होता है कि इन एब्सेंस ऑफ WNT सिग्नल डिश इवेल्ट इनएक्टिव रहेगा। अगर डिश इवेल्ट इनएक्टिव रहेगा तो वहां पे GSK3 एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि डिश इवेल्ट ठीक है GSK3 का इनिबिटर है, बट खुद ही वो इनएक्टिव फॉर्म में है, तो ये आपने टारगेट को इनिबिट नहीं कराएगा। ठीक है, तो GSK3 क्या करेगा कि बीटा कैटेनिन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन करेगा, और जब बीटा कैटेनिन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन होता है तो फॉस्फोराइलेटेड बीटा कैटेनिन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन, तो इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है, देखिए फिर से हम बात करेंगे इसके बारे में। इन एब्सेंस ऑफ WNT सिग्नल, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म डिश इवेल्ट प्रोटीन विल बी inactivated dish eval protein will not inactivate ठीक है GSK3 beta protein. So activated GSK3 beta protein will add the phosphate on beta catenin, and phosphorylated beta catenin will not stable itself and it undergo the process of degradation. ठीक है, अब क्या होगा कि बीटा कैटेनिन अगर डिग्रेड होता है तो वहां पे दूसरा प्रोटीन होता है जिसका नाम है ग्राउचो। क्या है कि नॉर्मल बीटा कैटेनिन किसको इनहिबिट कराता है? ग्राउचो को, बट अभी इस प्रोसेस में बीटा कैटेनिन खुद डिग्रेड हो चुका है तो ये ग्राउचो को इनएक्टिवेट नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो ग्राउचो जाके किसको बाइंड करेगा? LEF एंड TCF प्रोटीन को जाके बाइंड करेगा। अगर ये प्रोटीन ठीक है ग्राउचो प्रोटीन इन दो प्रोटीन के साथ अगर जाके, मतलब इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के साथ अगर जाके बाइंड होता है तो वहां पे ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिशन होने से क्या होगा? वहां पे जो भी WNT रिस्पॉन्स जीन होते हैं ना वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएंगे, वहां पे प्रोटीन नहीं आएंगे, और तो जो WNT का रोल होता है ना वो रोल वहां पे परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो रोल प्ले करने के लिए ठीक है प्रोटीन बनाने के लिए वहां पे WNT का प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे ही WNT वहां पे आएगा ठीक है LRP विद फ्रिजल उनका कॉम्बिनेशन बनेगा, और इसके साथ आपको ये लाल कलर का प्रोटीन दिखाई देता है ठीक है जो WNT प्रोटीन है। ठीक है, अभी क्या होगा कि रिसेप्टर का एक्टिवेशन हो जाएगा। रिसेप्टर एक्टिवेशन होने के बाद रिसेप्टर मैसेज देगा किसको? डिश इवेल्ट प्रोटीन। डिश इवेल्ट प्रोटीन जो इनएक्टिव था वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेटेड डिश इवेल्ट प्रोटीन विल इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ ठीक है GSK3 बीटा की एक्टिविटी इनहिबिट कराएगा। ठीक है, जैसे ही GSK3 ठीक है बीटा की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी तो ये फॉस्फोराइलेशन नहीं कर पाएगा। किसके ऊपर? बीटा कैटेनिन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन नहीं कराएगा। ठीक है, इफ देयर इज नो फॉस्फोराइलेशन ऑन द बीटा कैटेनिन तो बीटा कैटेनिन वहां पे स्टेबल फॉर्म में रहेगा, और स्टेबल बीटा कैटेनिन जाके किसको बाइंड करेगा? मतलब वहां पे जो एक रिप्रेसर प्रोटीन था ग्राउचो को वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, और बीटा कैटेनिन स्टेबल बीटा कैटेनिन अनफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में जाके किसे बाइंड करेंगे? LEF1 TCF कॉम्प्लेक्स को जाके बाइंड करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे कि ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन होता है, और यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स जीन होते हैं ना ठीक है WNT रिस्पॉन्स जीन्स उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है। वहाँ पे प्रोटीन बनेंगे। प्रोटीन बनने के बाद
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सोमाइट, लिम्ब का डेवलपमेंट, ठीक है, आई एम सॉरी, कि एक्सिस पैटर्निंग होगा, सेल फिट स्पेसिफिकेशन होगा, सेल का प्रोलिफरेशन होगा, सेल का माइग्रेशन होगा, जैसे कि बोन, हार्ट, मसल का फॉर्मेशन भी हो सकता है, ठीक है, रीजनरेशन होगा, ये बहुत सारी चीजें वहाँ पे ठीक है होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये बात रही किसके बारे में, WNT सिग्नलिंग के बारे में। देखिए कि इस क्वेश्चन में जो भी पॉइंट इन्वॉल्व थे उनके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है, ठीक है। आपको नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी होता है यहाँ पे, ठीक है। FGF, हेजॉज एंड WNT, यहाँ पे हमने हिंट भी दिया है कि हेजॉज को अगर आपको याद रखना है हमेशा के लिए तो आप एक नाम याद रख सकते हो जिसका नाम है हेपा। हेपा एक फिल्टर भी होता है, ठीक है। तो HE का मतलब होगा वहाँ पे हेजॉज, और पा का मतलब क्या होगा वहाँ पे उसका रिसेप्टर, टच रिसेप्टर, ठीक है। WNT में W वेडनेसडे के साथ याद रखना है, और वेडनेसडे के बाद, ठीक है, एक दिन की गैप के बाद आएगा वहाँ पे फ्राइडे। तो वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपको याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये हिंट आपको काम में आ सकती है, ठीक है। नाउ देखिए दिसंबर 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर ऑफ स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज थे कि क्यों, क्योंकि पाथवे ज्यादा स्टूडेंट को पता नहीं था। एक्चुअली एक स्मैड पाथवे है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। इन द above signaling cascade which of the following molecule is denoted by letter B, जो यहाँ पे लेटर B से डिनोट किया हुआ, ठीक है, जो किया है वो प्रोटीन कौन होना चाहिए। ऑप्शन में स्टैट प्रोटीन 5, स्मैड 6, GSK3 बीटा और स्मैड 4 प्रोटीन ऐसा दिया है, ठीक है। यहाँ पे बी कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इस डायग्राम में आपको बी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो एक ब्लैक स्पॉट बनाया है ना यहाँ पे, ये बी है। और ये बी प्रोटीन कौन होना चाहिए जो एक के साथ यहाँ पे बाइंड करा है, और ये कैसा है, फॉस्फोराइलेटेड ए आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं पूरे क्वेश्चन के बारे में डिटेल में। नाउ ये देखिए यहाँ पे एक रिसेप्टर आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा का रिसेप्टर होता है, और जो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मॉलिक्यूल कौन है, एक्टिविन मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो अपने रिसेप्टर को आके जाके मतलब यहाँ पे आके बाइंड करेगा। आफ्टर बाइंडिंग विद रिसेप्टर एंड लिगेंड देयर इज ठीक है, काइनेज एक्टिविटी वहाँ पे इंड्यूस कर दिया जाती है और क्रॉस ऑटोफॉस्फोराइलेशन होना शुरू होता है, ठीक है। ये देखिए कि उसके बाद यहाँ पे कुछ स्मैड प्रोटीन आते हैं। स्मैड का मतलब है कि एस का मतलब आएगा स्मैड में स्मॉल, और MED का मतलब आएगा वहाँ पे मदर अगेंस्ट डेका पेंटाप्लेजिक। देखिए स्मैड में एस का मतलब क्या आएगा, स्मॉल, और उसके बाद एम का मतलब है कि मदर, A फॉर अगेंस्ट एंड D फॉर डेका पेंटाप्लेजिक। डी का मतलब क्या आएगा वहां पे, डेका पेंटाप्लेजिक, ठीक है। तो ये होगा स्मैड का नाम। एक्चुअली एक इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, कौन, स्मैड, और उसको हम देखते हैं कि ये 3 अलग अलग फॉर्म में उसको मतलब उसके 3 अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि आर स्मैड होता है, को स्मैड भी होता है, और आई स्मैड भी होता है। आर का मतलब क्या है कि रिसेप्टर रेगुलेटेड स्मैड प्रोटीन, जिसमें हम स्मैड 1, 2, 3, 5, 8 एंड 9 को देखते हैं। फिर से देखिए स्मैड 1 आर में, ठीक है। जो आर स्मैड होते हैं ना, आर में कौन से नंबर याद रखने हैं आपको, 1, ठीक है, ये 1 है। दूसरा नंबर याद रखना है 2, ठीक है। तीसरा नंबर याद रखना है 3, ठीक है। फिर 5, उसके बाद 8 एंड 9, ठीक है। ये होते हैं आर स्मैड, रिसेप्टर रेगुलेटेड स्मैड प्रोटीन जिन्हें हम कहते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ को स्मैड प्रोटीन, ठीक है। को स्मैड में एक ही एग्जांपल हमें दिखाई देता है ह्यूमन के अंदर, जो स्मैड 4 प्रोटीन होता है। कौन होता है ये, कोस्मैड प्रोटीन। इसे कोस्मैड क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये बीटा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा का पाथवे एक्टिवेट होता है तो वहां पे कुछ आर स्मैड का एक्टिवेशन होता है। ये जो ए प्रोटीन दिखाई देगा ना आपको, तो ये आर स्मैड होता है, और उसके साथ जो प्रोटीन आके बाइंड करता है वहां पे वो होता है कोस्मैड। और कोस्मैड में हमारे पास एक ही एग्जांपल है, होता है स्मैड
4 प्रोटीन। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक के साथ आके जो बाइंड करने वाला जो प्रोटीन है तो वो होना चाहिए SMAD4 प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे एक ही एग्जांपल है कोसमैड में, एक ही एग्जांपल हमें दिखाई देगा SMAD4 प्रोटीन, ठीक है। क्योंकि SMAD6 जो है ना, यहाँ पे जो आपको दिया है SMAD6 प्रोटीन, तो एक होता है ये, तो ठीक है, हमें पता है कि ये iSMAD होता है। एक I का मतलब है कि इनहिबिटर SMAD प्रोटीन होता है, ये तो को नहीं होगा, ये तो कौन होगा, iSMAD प्रोटीन होता है, इनहिबिटर SMAD, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। GSK3 बीटा का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये रिसेप्टर ठीक है काम करेंगे, आई एम सॉरी, GSK3 बीटा का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, और स्टैट प्रोटीन का भी यहाँ पे कोई रोल होता नहीं है, ठीक है, ओके। तो आपको कंफ्यूजन होना चाहिए इन दोनों के बारे में, SMAD6 एंड 4 के बारे में, और हमें पता है कि SMAD6 एंड SMAD7 दीज आर द iSMAD प्रोटीन, ठीक है। तीसरा भी एक टाइप हम बनाते हैं यहाँ पे, iSMAD का मतलब इनहिबिटर, जिसमें दो टाइप आएंगे, X6 एंड X7। देखिए दोस्तों, अगर आप इन नंबर को याद रखते हो ना, तो ऐसे क्वेश्चन के जवाब आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है, ओके। तो फिर से एक बार बोल देते कि SMAD प्रोटीन में एक होते हैं rSMAD प्रोटीन, जिन्हें हम रिसेप्टर रिलेटेड SMAD बोलते हैं। 1, 2, 3, 5, 8 एंड 9 को याद रखना है आपको, ठीक है। कोसमैड में एक ही एग्जांपल है हमारे पास SMAD4 प्रोटीन का, ठीक है, जो rSMAD के साथ आके बाइंड करेगा, और इन दोनों की एक्टिविटी इनहिबिट करने के लिए वहां पे कुछ इनहिबिटर SMAD प्रोटीन होते हैं, जिनका नंबर है 6 और 7। अगर ये नंबर आप याद रखते हो, ठीक है, ये तीन ही नंबर आपको याद रखने हैं, ठीक है, 6, 7 और 4, ठीक है, कौन से टाइप में कौन सा बिलोंग करता है, अगर ये याद रखते हो तो क्वेश्चन का आंसर आपका आ ही जाएगा वहां पे, ठीक है, ओके। आगे जाके बात करते हैं कि SMAD प्रोटीन का जो पाथवे होता है ना, एक्चुअली इसका क्या रोल होता है, ठीक है। तो ये पहला काम करता है कि सेल साइकिल रेगुलेशन में काम करता है, मतलब कि अगर सेल का डिवीजन चल रहा हो वहां पे माइटोसिस या मियोसिस, और जब सेल G1 to S फेज में ट्रांजिशन होती है ना, उसको ये स्टॉप भी करवाता है, कौन, SMAD प्रोटीन। दूसरा रोल आएगा उसका अल्जाइमर डिसीज में, क्योंकि वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे SMAD प्रोटीन, ठीक है, हिप्पोकैम्पस न्यूरॉन में, ठीक है, मतलब कि एमेलोइड प्लाक बनाएंगे वो। तीसरा रोल आएगा कि कैंसर को इनहांस करवा सकते हैं, ठीक है। डिफेक्ट अगर हो जाए SMAD प्रोटीन में, तो कुछ डिफेक्ट आ जाए तो ये कैंसर भी कॉज करा सकते हैं, जैसे कि पैंक्रियाटिक एंड कोलन कैंसर में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। और तीसरा भी एक रोल हो सकता है कि किडनी के सेवरल डिसीज में भी ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ओके। नाउ देखिए, ये होता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, जो एक खुद एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये उनके रिसेप्टर है। जैसे ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अपने रिसेप्टर को आके बाइंड करेगा, तो रिसेप्टर का एक्टिवेशन होगा, उसमें काइनेज एक्टिविटी इंड्यूस हो जाती है, और वहाँ पे एक SMAD3 प्रोटीन, हमने बोल दिया था कि SMAD3 एक किस टाइप का प्रोटीन है, rSMAD टाइप का एक प्रोटीन है, जो फॉस्फोराइलेट 4 है वहाँ पे। फॉस्फोराइलेटेड rSMAD कैन बाइंड विद द कोसमैड, एक कोसमैड कौन होना चाहिए वहाँ पे, SMAD4 प्रोटीन, ठीक है। rSMAD एंड कोसमैड फॉस्फोराइलेटेड कौन है यहाँ पे, rSMAD फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में, जैसे कि ठीक है, उस क्वेश्चन में भी हमें वो बात दिखाई दे रही थी कि वहाँ पे एक प्रोटीन जो है तो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है और दूसरा अनफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है। ये देखिए, जो ए बना है यहाँ पे, ये जो है तो SMAD3 प्रोटीन होगा ये, ठीक है, जो बिलोंग करता है rSMAD के क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, ओके। उसके साथ जो बाइंड करता है उसका नाम है कोसमैड, और वो होगा SMAD4 प्रोटीन, जो हमें इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, SMAD4 प्रोटीन। दोनों मिलके सेल साइटोप्लाज्म से होके वो कहाँ पे जाएंगे, सेल के न्यूक्लियस में जाएंगे, वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स जीन होंगे, उन रिस्पॉन्स जीन का ट्रांसक्रिप्शन ये इंड्यूस कराएंगे। जब भी जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो उसके बाद वहाँ पे ठीक है RNA का फॉर्मेशन होगा, RNA साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिसाइकलिंग मैकेनिज्म आपको दिखाई देगा यहाँ पे SMAD4, फिर ठीक है वहां से न्यूक्लियस से निकलेगा, उसको साइटोप्लाज्म में आके उसको डिग्रेड भी कर दिया जा सकता है यूबिक्विटिनेशन मैकेनिज्म के हेल्प के साथ, और हो सकता है कि उसका फिर से भी यूज कर दिया जा सकता है, रीजनरेशन भी उसका हो सकता है।
देखिए इसके साथ ही हम दोस्तों हमने 2-3 पाथवे यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। ठीक है, इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देके सुनना है, नोट्स भी बनानी है, और आई होप कि आप ये सब कुछ कर पाए अच्छी तरीके से, और एग्जाम में जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो को जरूर मेमोराइज करना और आपका सवाल, ठीक है, सवाल का आंसर करेक्ट आ जाए, यही आपसे उम्मीद है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like, subscribe and share this video with your friends. Thank you.